चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी जानेंगे कि हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम होंगे, कैसे थियरी के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 फोर्स, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इट विल बी मोस्टली लीवर बेस्ड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकली। अब देखो लीवर बेस्ड प्रॉब्लम्स में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कैसे निकालना है। सिंपल सा फंडा है, पहले आप देख लो कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट का फॉर्मूला उसमें टाप देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अच्छी तरीके से आ गया, आपका ये पूरा चैप्टर निकल जाएगा। इसमें जो थियरी के क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लीवर टाइप ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसके अंदर आपको मोस्टली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को यूज़ करके वेट ऑफ द लीवर आपको ढूंढना रहता है। देखो मैंने भी अपने नोट्स में लिखा है, नेवर अज्यूम अ फिगर टू बी बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम अंटिल मेंशन्ड सो। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ जस्ट अ चैप्टर टू बिल्ड अ बेस ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं सिवाय लीवर बेस्ड प्रॉब्लम्स, लीवर बेस्ड क्वेश्चन के। अगर आपको ये आ गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टॉर्क समझ में आ गया, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाएगा। आपको मुश्किल से, मैं मुश्किल से बोल रहा हूँ, आपको मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे ये चैप्टर को मास्टर करने में एंड देन यू आर डन विथ इट। सेकेंड चैप्टर इज वर्क एनर्जी पावर। अब देखो ये जो चैप्टर है आपको क्लास 11th में भी आएगा, और ऐसा नहीं क्लास 11th में एकदम हाई लेवल आ रहा है, क्लास 10th का कुछ काम में नहीं आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अभी क्लास 11th में हूँ और मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि क्लास 10th का जो भी कंटेंट है वो क्लास 11th में कितना सब कुछ यूज़ हो रहा है। सो इफ़ यू आर इन ICSE बी लकी, sorry, you should be considering yourself lucky that you'll get to study the same content in class 11th also. Okay, बातें बहुत हो गई। वर्क एनर्जी पावर में आपको क्या क्या याद रखना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। वर्क एनर्जी पावर में आपको ये चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ वर्क एनर्जी थियरम। अब ये वर्क एनर्जी थियरम क्या चीज़ है? वर्क एनर्जी थियरम होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्लस आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम KE एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम PE एट हाईएस्ट पॉइंट। इतना याद मत रखो, आप सिर्फ KE और PE को बैलेंस कर दो, आपके सारे के सारे सवाल सिर्फ मात्र 2 फॉर्मूला से ही बन जाएंगे। ये चैप्टर से जितने सवाल आते हैं उतने, ठीक है, इतनी ही चीज़ है। सेम इस चैप्टर से आपको क्या क्या याद रखना है थियरी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। थियरी के हिसाब से आपको डेरिवेशन याद रखना है, किस चीज़ का? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन याद रखना है। बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे बट आपके स्कूल वाले बहुत पूछेंगे, ऐसी छोटी छोटी डेरिवेशन, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें। अब जो बेसिक कंसेप्ट है वर्क का आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली फिर तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। जो 2 मैंने फॉर्मूला बोली आपको वो मालूम होनी चाहिए। चैप्टर 3 मशीन्स। अब ये मानता हूँ कि ये चैप्टर बहुत टफ है, मैं पहले से बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत टफ है। इसको करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन तो पूरे के पूरे जाएंगे इसमें। जब मैं बोल रहा हूँ 2 दिन जाएंगे मास्टर करने के लिए, मतलब ये तो बहुत ही टफ चैप्टर है। मेरी बात सुन लो, मशीन्स में आपको क्या करना है, मशीन्स में आपको फॉर्मूला मुँह ज़बानी होनी चाहिए। कैसे करेंगे वो मैं आपको बोलता हूँ। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, मानव, मानव, ठीक है, मानव। अब इसका मैंने बनाया है माइल, माइल, ओके। ऐसे ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक बना के ये फॉर्मूला को लर्न कर दीजिए। इन फॉर्मूला को लर्न करने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर थियोरी भी बहुत बन सकती है और न्यूमेरिकल भी बहुत बन सकती है। मशीन्स वैसा चैप्टर है, आपको इसका हर एक कंसेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल जहन में बिठ जाना चाहिए मशीन्स चैप्टर का। क्योंकि अगर आपने मशीन्स चैप्टर अच्छे से कर लिया तो फिर आपके आगे के जितने चैप्टर हो गए आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर्स है। इसके जो सवाल बनते हैं वो भी हार्ड है। तो फिर मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। बट स्टिल फ्रॉम माई साइड आई वुड टेल यू दैट इसमें जो ब्लॉक एंड टैकल का जो सिस्टम होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुली के क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मेड फ्रॉम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, राइट। ब्लॉक एंड टैकल अगर आपने उसके
20-30 क्वेश्चन लगा लिए तो फिर ये आपका एकदम पक्का हो जाएगा। और जो मेरा टाइम का पेपर था उसमें तो ब्लॉक एंड टैकल से ही क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है पुली, और उस इम्पोर्टेंट पार्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लॉक एंड टैकल। बाकी जितना भी लीवर टाइप है वो तो आपसे लाइक इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लीवर में तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगा लेना है, मैकेनिकल एडवांटेजेस एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और आपको याद रखना है कि कौन सी क्लास ऑफ लीवर में क्या चीज़ बीच में आती है, वो भी आपको याद नहीं रखना है। मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बना दी है, दैट इज FLE। FLE मतलब क्लास 1 में फलक्रम बीच में आएगा, क्लास 2 में आपका लोड बीच में आएगा, क्लास 3 में आपका एफर्ट बीच में आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो है दैट इज़ रियली हाई लेवल फिजिक्स, दैट इज़ लाइट चैप्टर। अब लाइट चैप्टर आपको लगेगा कि ये कितना सिंपल चैप्टर है, बट जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये सिंपल चैप्टर नहीं है। लाइट में आपको क्या याद रखना है, स्कूल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि ग्लास लैब और ग्लास प्रिज्म का जो ये ड्राइंग है मैंने बनाया है, ये दोनों के दोनों सुंदर चित्र को आपको जहन में बिठा देना है, क्योंकि स्कूल वाले बहुत पूछेंगे ये दोनों के दोनों चित्र को बनाने के लिए। बोर्ड्स वाले इतना नहीं पूछेंगे, बोर्ड्स वाले तो कभी नहीं पूछते। बोर्ड्स वाले क्या पूछते हैं फिर, बोर्ड्स की तैयारी में आपको क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, बोर्ड्स की तैयारी में आपको मालूम होने चाहिए फैक्टर्स। किस चीज़ के फैक्टर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर्स, डिविएशन के फैक्टर्स, शिफ्ट के फैक्टर्स, क्रिटिकल एंगल के फैक्टर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर। अब इतने सारे फैक्टर कैसे याद होंगे, मैंने उसके लिए ट्रिक बना रखी है आपके लिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ओके, RI लटन, डिविएशन, आउली, शिफ्ट, टूल, क्रिटिकल एंगल, लट्टू, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यूलिट। अब देखो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में हजारों फैक्टर है, आप कोई भी बच्चा याद नहीं रख सकता हजारों के हजार फैक्टर को पूरे साल के लिए, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है। अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोले तो फिर आपको कौन से 3 फैक्टर चेप देने हैं, लटन। लटन मतलब ये क्या है, लामड़ा इसको बोलते हैं, राइट। तो उससे ल, टी, फिर वो एन, ऐसे अलग अलग जैसे कि फैक्टर, जैसे कि टी टेम्परेचर, फिर वो एन, और इसमें एंगल, राइट। किस चीज़ का एंगल अभी वो मत पूछना, ये तो प्रिज्म का एंगल, ठीक है, उसे प्रिज्म एंगल। ये यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई मतलब इंसिडेंट, राइट। तो ये ऐसे मैंने छोटे छोटे उसको एब्रीविएशन बना बना के मैंने आपके लिए ट्रिक्स बना दी है। ओके, अब आप खुद छांटते बैठना कि कौन सा लेटर किस चीज़ के बाद आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स। इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं, मीन्स पर्टिकुलरली ये चैप्टर में से वो तो इतने नहीं बनते सिवाय इसके, दैट इज रियल एंड एपरेंट डेप्थ। इसके अंदर सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला याद रखनी है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू, डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू एपरेंट शिफ्ट। अब ये डी और डी डैश क्या है, डी इज एक्चुअल डेप्थ, डी डैश इज एपरेंट डेप्थ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, along with this जो मैंने आपको फैक्टर्स बोले। बाकी जो सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली चीज़ है, आपको याद नहीं रखनी। न्यूमेरिकली जो चीज़ याद रखनी है मैंने आपको 1000 बार बोल दी है, दैट इज दिस। ये बोर्ड्स में आता है, आएगा और आता ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम में आपको क्या याद रखना है, स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है दैट इज एंटायरली थियरी बेस्ड चैप्टर। इसके अंदर हर एक जो स्पेक्ट्रम है उसके आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। देखो अब ये चीज़ कैसे याद करें, सिंपल सा एक फंडा है, घम रे वावा रेड माइक्रोवेव और रेडियो। घम रे वावा मतलब गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। याद हो गई सारी की सारी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ तो कितनी सारी है, हज़ारों के हज़ारों प्रॉपर्टीज़ है, कैसे याद करें इसमें। ये तो पूरा का पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, सिंपल सी बात है। इस नोट्स को मतलब जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस चैप्टर को मेरी बुक से पहले तो जेरोक्स कर लो, और जेरोक्स करने के बाद कम से कम ये इस चैप्टर को आप 30 से 40 बार पढ़ो, सेम टू सेम चीज़ें 30 से 40 बार पढ़ो और आपको वो जहन में बिठ जाएगी, क्योंकि यही एक तरीका है इस चैप्टर को पक्का करना। पूरा का पूरा रटने वाला चैप्टर है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, गामा रेस की क्या प्रॉपर्टी, एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी, अल्ट्रावायलेट की क्या प्रॉपर्टी। मैंने भी अपने टाइम पर बहुत सारी मेहनत करके ये सारी की सारी चीज़ें रट्टा मारती, बट प्रॉपर्टीज़ कॉमन भी आप रट्टा मार लेना, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ भी बोर्ड में आ जाती है इनके अलावे, ठीक है। फिर इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड में आता ही रहता है, ये भी आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। और द
इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें सिर्फ 6 ही चीज़ें है, सिर्फ 6 ही है। ये गिव रीजन के तरीके से आएगा, 1-2 मार्क के लिए आने ही वाला है बोर्ड में। तो 6 ही चीज़ें है, 6 में से कोई एक चीज़ आ ही रही है, आप अपना मार्क पक्का क्यों नहीं कर लेते? सिंपल सी बात है। अब क्रिटिकल एंगल में तो देखो ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। काम करना, आप एक बार सही से पढ़ के या फिर अपने टीचर से ये टॉपिक समझ लेना। इस टॉपिक को समझने के बाद आपके पास इस टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत होगी भी नहीं। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक सही से समझ लिया, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया यार। सिंपल सी बात है। ये TIR ऐसा चीज़ है जो बहुत लोगों को परेशान करता है, मेरे को भी किया था, बट देन आई अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। मुश्किल से 10 से 20 मिनट लगेंगे अगर आपने अच्छे से पीछे का सब कुछ पढ़ लिया है, तो 20 मिनट में आप ये पूरा का पूरा टॉपिक जो इतना बड़ा आपके बुक में बना के दिया है, यू कैन मेक इट रियली रियली कंसाइज, स्वीट एंड इट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक वंस यू अंडरस्टैंड इट। अगर आप इसे नहीं अंडरस्टैंड करते हो, रटते हो, तो फिर तो आपको TIR में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप मार्क्स लूज करोगे। आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा जब तक आप ये चीज़ समझ के नहीं पढ़ोगे। ये समझ के पढ़ने वाली चीज़ है, ये रट्टे मारने वाले की चीज़ नहीं है। रट्टा मारने जाओगे, रट्टा मारते मारते भूल जाओगे सब कुछ। ओके, सिंपल सी बात, डन। ये चैप्टर में इतना ही है। अब लेंस पर आते हैं। लेंस में तो क्या है, लेंस में मैं आपको बोलता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर की थियोरी पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कभी नहीं पूछते, ना बोर्ड पूछता है ना आपका स्कूल पूछेगा। तो फिर दोनों के दोनों लोग क्या पूछेंगे? दोनों के दोनों लोग पूछेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारे डायग्राम्स, ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको रटने हैं। रटने हैं क्या? बिल्कुल नहीं रटने, बिल्कुल नहीं रटने भाई। रट्टा मारने बैठोगे, रटते रटते थक जाओगे। सिंपल सा जो मैं आपको विजुअलाइजेशन ट्रिक बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ फॉलो कर दो और आपको ये सारे के सारे अपने डायग्राम्स पक्के कर लो। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इतना दूर है, ठीक है, उसकी इमेज बन रही है इधर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस, अब इधर से ऑब्जेक्ट इधर आया, आप समझ रहे हो? जैसे जैसे मैं नज़दीक ला रहा हूँ वैसे वैसे उसका इमेज किधर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे अच्छे से आपको मालूम पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट इधर है उसका इमेज इधर है। ऑब्जेक्ट को अगर आपने ज़्यादा नज़दीक लाया तो इमेज देखो किधर फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट को अगर आपने उससे ज़्यादा नज़दीक लाया तो इमेज देखो कहाँ फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट को अगर आपने उससे ज़्यादा नज़दीक लाया, F1 पर आपने लाया, तो इमेज तो देखो कहाँ फॉर्म हो रही है, एकदम दूर, एकदम दूर। और ऑब्जेक्ट अगर ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपने डाल दिया तो फिर तो भाई आपका इमेज पीछे फॉर्म हो रहा है इतना बड़ा। तो अगर आप इसे विजुअलाइज कर पाओ, अगर आप सही में फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। इमेज हो रही है टुक 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 टुक, फिर ऐसे बड़ी हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको समझा दिया बेस्ट पॉसिबल तरीके से। बाकी अगर आप रटना चाहो रट लो, बहुत लंबी चीज़ है, आप नहीं रट पाओगे क्योंकि बहुत है इसमें रटना। आप इसे विजुअलाइजेशन से करो तो ही आपसे ये पूरे के पूरे 7 इमेजेस हो पाएंगे। और ऐसी बात नहीं कि 7 इमेजेस से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ये 7 इमेजेस से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड भी वाले भी पूछेंगे, स्कूल वाले भी पूछेंगे। तो प्लीज़ 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 डू दिस वेरी 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 नाइसली। ठीक है, ये तो हो गया कॉनकेव लेंस। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि कॉनकेव लेंस में सिर्फ बनते ही 2 केसेस है। वो 2 केसेस है एट इन्फिनिटी और एट एनी पोजीशन अदर देन इन्फिनिटी। दोनों में क्या है, दोनों में सेम ही से सारी की सारी चीज़ें सेम है, वो आप खुद से पढ़ लेना। बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, दैट इज़ रे डायग्राम हमेशा आएगा। ये 7 केसेस में से ही कोई एक केस आपका बोर्ड वाला पूछेगा, क्या तो वो आपका स्कूल वाला, से 7 में से कोई एक केस पूछेगा आपको। ठीक है, साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन से कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, बट ओके, स्कूल वाले टेस्ट लेंगे तो फिर इससे क्वेश्चन बनेगा। 1/v माइनस 1/μ इक्वल टू 1/f, ये आपको याद रख लेना है। बाकी तो सब कुछ एकदम एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ ज़रूरत नहीं है। यूजेस ऑफ लेंसेज स्कूल वाले पूछेंगे, बोर्ड वाले इतना नहीं पूछते इसमें से। साउंड चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स। साउंड चैप्टर्स में बोल रहा हूँ यार, कोई भी बच्चा साउंड का जो चैप्टर है वो 1 घंटे में कर सकता है। कुछ नहीं है साउंड चैप्टर में यार,
सारे के सारे फॉर्मूला भी इतने सिंपल सिंपल है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली चीज़ है यार ये सारी, तो मतलब ये तो बहुत बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें तो ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। जो इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ। जो इसमें न्यूमेरिकल, एक सेकेंड, जो इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बनेंगे वो इको के ही बनेंगे, ठीक है, वो इको के ही बनेंगे। आपको t इज इक्वल टू 2d अपॉन वी ये फॉर्मूला लगा देना है अलॉन्ग विथ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं v इक्वल्स एफ लामड़ा नहीं बोल रहा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। दिस इज जस्ट अ फैंसी फॉर्म ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आप उसे ऐसे याद रख लो, कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपने ये दो फॉर्मूला रट्टा मार ली, आपको ये चैप्टर का एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। डन डन। अब देखो थियरी इस चैप्टर में से तो भर भर के है, तो थियरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वापस जो मेरी नोट्स है वो आप पढ़ लेना। बट थियरी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है? इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको अलग अलग टाइप के वाइब्रेशंस मालूम होने चाहिए। कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं? नेचुरल वाइब्रेशंस, फोर्स, रुको, नेचुरल वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशंस, डैम्प वाइब्रेशन, वो क्या क्या होती है मोटा मोटी आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें और एक बहुत डेंजर टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो वाले चैप्टर में आपको TIR समझना ज़रूरी था। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस। रेजोनेंस प्लीज़ समझ लो, और सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आपको आ जाएगा। यही है इस चैप्टर में, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें तो थियरी है। 4 बार पढ़ लो, मैक्स टू मैक्स 4 बार में कोई भी बच्चा इस चैप्टर में फुल मार्क्स ले आएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज कैलोरीमेट्री। इस चैप्टर में मैंने मेरा अपने टाइम पर दिमाग खा लिया था। ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल आते हैं। इनफैक्ट जब जो न्यूमेरिकल आए थे वो मेरे फिजिक्स के पेपर के टाइम में, अगर आपको ना मालूम हो, कैलोरीमेट्री इज एन ऑप्शनल चैप्टर इन द सब्जेक्टिव। मतलब जब का फिजिक्स का पेपर रहेगा उसमें ऑप्शनल सेक्शन में आपको पूछा जाएगा कैलोरीमेट्री। तो मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव जितना ही प्रिपेयर करके गया था, मैंने कैलोरीमेट्री का वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। अगर आपसे ये भी चैप्टर नहीं हो रहा, आप भी ये चैप्टर छोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल में आता है। आपके टाइम से मालूम नहीं कि पेपर पैटर्न चेंज होए कि ना होए, बट मेरे टाइम तक मतलब लास्ट ईयर तक तो ये चैप्टर ऑप्शनल में था। अब देखो इस चैप्टर में अगर आपको स्टिल पक्का करना है ये चैप्टर, आपको कौन सी 2 फॉर्मूला याद होनी चाहिए? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, बस दैट्स इट। सारे के सारे सवाल में सिर्फ यही एक फॉर्मूला लग रही है, बट तो भी आपको सवाल बनाने में आपका दम निकल जाएगा क्योंकि सवाल बनते ही इतने हार्ड है। बट एनीवेज अगर आपको इजी लग रहा है चैप्टर देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। एंड यस देयर इज दिस अनदर फॉर्मूला ऑफ हीट स्लैश थर्मल कैपेसिटी, C डैश इज इक्वल टू M इंटू C। अब इसमें से जो 90% ऑफ क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी इन द ऑप्शनल पार्ट, जो होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। न्यूमेरिकल आप से चलो हाई लेवल न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें आप स्किप मार सकते हो, मैंने भी मार दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप क्या स्किप नहीं मार सकते वो है कि इसकी थियरी, क्योंकि थियरी तो भाई आपको कंपलसरी सेक्शन में इसकी लिखनी ही पड़ेगी। इसमें आप मार्क्स लूज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। तो वो थियरी किस चीज़ के बारे में आती है? वो आती है यूजेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और यूजेस ऑफ हीट कैपेसिटी। ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आप अच्छे से लर्न कर लो अलॉन्ग विथ यूजेस ऑफ हाई लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये 2 चीज़ें आप याद कर लो। और स्कूल के लिए ये जो मैंने बताया वो बोर्ड के लिए था, स्कूल के लिए क्या याद करना है? स्कूल के लिए आपको याद करना है हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस, और लेटेंट हीट के डेफिनेशन अलॉन्ग विथ फॉर्मूला। डन 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 डन। देन यू कैन जस्ट से टू दिस चैप्टर, अरे भाई बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे पढ़ने ही नहीं वाला, ठीक है। इतना ही है कैलोरीमेट्री का। अब रेडियो एक्टिविटी, दी मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। सिंपल सी बात है, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। आइसोटोप, टोप में क्या आता है? पी आता है। पी मतलब क्या? पी मतलब प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। आइसोटोन्स, टोन्स में क्या है? टोन्स में सबसे भारी अक्षर कौन सा है? सबसे भारी अक्षर है आपका एन। एन क्या होता है? न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक। आइसोबार्स, आइसोबार्स में सबसे भारी अक्षर कौन सा है? सबसे भारी अक्षर है ए। भारी मतलब बोलने में भारी, ठीक है। सबसे भारी अक्षर है ए। ए मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास।
डन। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी बोर्ड्स में, आप मेरी ट्रिक के हिसाब से आप इसको आंसर कर देना। बहुत सिंपल है, मैंने आपको 50 सेकेंड, मैंने आपको 10 सेकेंड में समझा दिया तीनों की तीनों चीज़ें। अगर आपको याद रखना है चैप्टर में से, दैट इज़ अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये पूरे के पूरे टेबल को, ये पूरे के पूरे टेबल को समझकर लर्न करने में आपको मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स होंगे। अगर आपने ये पूरा का पूरा टेबल समझ लिया, समझ लो आपका आधा चैप्टर हो गया। तो बाकी आधा कहाँ से करे? बाकी आधा आपको क्या करना है? देखो, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन कैसे लिखना आना चाहिए? देखो ध्यान से सुनो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, राइट। तो टोटल मास नंबर कितने कितने से सब्ट्रैक्ट हुआ? 4 में से, राइट। क्यों 4? अगर आप पूछोगे तो फिर आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी। ओके, सिंपल सा इसका लॉजिक है। बीटा एमिशन, गामा एमिशन। गामा एमिशन कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी रेडिएट होता है, कुछ नहीं होता। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम टू सेम रहता है। आपको ये 3 रिएक्शन लिखने आ गए, सब कुछ आपका हो गया। रेयरली आपके बोर्ड्स वाले यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछेंगे, बट स्कूल वाले तो इससे भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आप पढ़ लो। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है, ये I can tell that these question are useless, these things are useless. Why? Because इससे इतने सवाल बनते नहीं है, ना स्कूल वाले बनाते हैं, ना वो ICSE बोर्ड वाले बनाते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3-4 कंसेप्ट देख लेना, पर तो भी मैंने लिख दिए थे जस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। क्लास 10th ICSE का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर मैं जो आपको चीज़ बोलूँगा प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। बोर्ड वाले जो क्वेश्चन बनाएंगे दैट विल बी मेनली बेस्ड अपॉन सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स। तो अगर आपको सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना आ गया, बोर्ड के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। बट वन थिंग टू नो हियर, दैट इन दोनों चीज़ को समझने के लिए भी आपको पीछे का पूरा सार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सार समझते समझते ही बहुत लोगों का दम निकल जाएगा। मतलब अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हो गए, 50 में से 40 बच्चे तो ये पूरा का पूरा सार समझते समझते ही गिव अप कर देंगे। आपको गिव अप नहीं करना है। आपको क्या करना है? ये चैप्टर को समझ लेना है अच्छी तरीके से। जितने फॉर्मूला है, गिन के 6 से 7 फॉर्मूला है, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। कंसेप्ट को समझ लेना है। जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ओम्स लॉ मालूम होना चाहिए, फिर आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, आपको मटेरियल का रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी किस किस चीज़ें पर डिपेंड करता है वो मालूम होना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो फिर आपके सारे के सारे पीछे के कंसेप्ट कवर हो गए। उसके बाद आप जंप करना है रेजिस्टर्स को पढ़ने के लिए। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स, 2 प्रकार के रेजिस्टर्स आपको अच्छी तरीके से पक्के कर लेने हैं। फिर थर्ड टाइप आएगा बोथ सीरीज एंड पैरेलल, राइट। तो इन दोनों को पक्का करने के बाद आप ये थर्ड कंसेप्ट पर जाइए। डन। और फिर जितने भी सवाल होंगे आप लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड वाले तो यही पूछेंगे। स्कूल वाले तो इस चैप्टर में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा। बट बोर्ड वाले क्या करेंगे? एक फिगर दे देंगे, ठीक है। उस फिगर में बहुत सारी चीज़ें होगी, रेजिस्टर्स भी होगा बहुत सारी जगह पर, एमीटर भी लगा होगा, गैल्वेनोमीटर भी होगा, राइट। तो फिर आपको वो लोग पूछ देंगे एट लोकेशन ए यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है। आपको कुछ मैथ लगा के कुछ फॉर्मूला करके उस लोकेशन ए में से जितना करंट पास आ रहा है आपको बता देना है। वो आप बता दोगे ओनली इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व कैसे करोगे? ओनली इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज एंड हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज। और वो फॉर्मूलाज मेनली किस दोनों चीज़ें के? सीरीज और पैरेलल की। डन। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। ये पूरा का पूरा चैप्टर इज मेनली थियोरेटिकल चैप्टर, राइट। बट तो फिर भी इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड बनाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड बनाएगा। इसमें से क्वेश्चन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे टाइम पर भी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर से क्वेश्चन आया था, बहुत बार आ चुका है। प्लीज ये दोनों की दोनों चीजें समझ लो। दोनों टॉपिक समझने के लिए हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे आपको।
ओके। अब टर्न्स रेशियो करके फॉर्मूला आती है, बहुत जगह पर यूज होती है, बोर्ड ने भी बहुत बार पूछा है, प्लीज ये टर्न्स रेशियो अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब स्कूल वाले क्या पूछेंगे मैं आपको बोल रहा हूँ, स्कूल वाले आपको पूछेंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का ड्राइंग बनाना, लेबल करना, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिखना, वो आप रट्टा मार देना। बोर्ड्स वाले हार्डली वो कंसेप्ट पूछते हैं, बोर्ड्स वाले जो मोस्टली चीजें पूछते हैं मैंने आपको बता दी इसमें, राइट। डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ये सारे के सारे जो मैकेनिज्म है वो मोस्टली स्कूल वाले ही पूछते हैं। हाउस होल्ड सर्किट, अब हाउस होल्ड सर्किट एक ऐसा चैप्टर है जो आज जो मैं बोलूँगा कि आपको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रट्टा ही मारना पड़ेगा। वी आई इज इक्वल टू पी, इसको हम लोग रिमेंबर करेंगे एज वी आई पी, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे आपसे निकल जाएगा। मेरे टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ कि जो हाउस होल्ड सर्किट का जो चैप्टर है उसमें से कुछ ज़्यादा वेटेज आया नहीं था, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ फॉर बोर्ड। बोर्ड में क्या पूछते हैं वो लोग, बोर्ड में ये पूछते हैं सॉकेट। अब आप बोलोगे यार सॉकेट में क्या ही पूछते होंगे वो लोग, ध्यान से सुनो। ऊपर का जो सॉकेट, सॉरी ऊपर का जो होल रहता है उसके अंदर अर्थ वायर जाता है, सॉकेट का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होल रहता है उसमें न्यूट्रल कनेक्शन होता है, और जो उसमें राइट हैंड साइड वाला होल होता है उसमें लाइव कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपने अभी जो ये 3 चीज़ याद कर ली, ये बोर्ड में एक बार पूछा गया है, सो प्लीज़ ये चीज़ याद कर लीजिए अलॉन्ग विथ 3 पिन प्लग, किसमें अर्थ कनेक्शन, किसमें लाइव कनेक्शन, किसमें न्यूट्रल कनेक्शन। डन डन। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बोल रहा हूँ। एमसीबी, एमसीबी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, जो 4 पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, सॉरी जो 5 पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं वो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लगा लो, या फिर छोड़ा आप तो मेरी नोट से डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसमें एमसीबी प्लीज़ रीड कर लेना, स्विच प्लीज़ रीड कर लेना। डुअल स्विच में से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड्स में, स्कूल वाले अगर उनकी चाहत हो तो फिर पूछ सकते हैं, बट स्कूल वाले भी इतनी पूछते नहीं है डुअल स्विचेस के क्वेश्चन। आपको याद रखना है एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इन पैरेलल सिस्टम एंड एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इन रिंग सिस्टम, दोनों के 2-2 ही याद रखने हैं, ठीक है। 2-2 ही याद रखनी है, 4 मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि यह सुविधा के लिए। 4 में से जो भी 2 आपको पसंद आते हो वो आप लर्न कर लेना, ठीक है। 3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। डन विथ इट, यस। तो यही चीज़ थी हाउस होल्ड सर्किट के लिए, एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ एंटायर फिजिक्स। अब मेरी बात सुनो, जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, मेरे को मालूम है 99% ऑफ द जनता यहाँ तक होगी भी नहीं, पहले 3 या फिर पहले 4 मिनट को देखने के बाद सारे के सारे लोगों ने वीडियो बंद कर लिया होगा। बट इफ़ यू आर watching this video right now, just go and write it down in the comment that I will bring 100 out of 100 in physics.